हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग इसमें जीके का प्रश्न करेंगे जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसे हम लोग वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन जो जम्मू कश्मीर में, यह कौन सी संगीति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यह प्रथम ईसवी शताब्दी में हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यह उस समय कुंडल वन में कनिष्क शासनकाल में था और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो आप इसमें हमारा आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए आगे चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आप लोग इसको याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी था। आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था। तो यह सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका शादी चंद्रगुप्त का शादी कार्नेलिया से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा जो बना, बिंदुसार बना। चलिए आगे चलते हैं। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिंदुसार को ही जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा। तो बिंदुसार के बाद जो राजगद्दी पर बैठा था, यह सम्राट अशोक बैठा था। चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। तो यह कहाँ भेजा था। तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे। श्रीलंका भेजा था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को। तो इसके पुत्र कौन थे। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो पार्टी ने की थी सर्वप्रथम खोज। तो आप लोग इससे भी याद रखिएगा कि 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो ये 11वें शिलालेखों में धम्म की व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की कितनी संख्या थी। तो ये 14 संख्या थी, जिसके अशोक ने शिलालेखों की संख्या 14। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसकी लेखों की संख्या 14 थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो 7 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था। अरस्तु का शिष्य था। आगे चलते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। आगे चलते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। देवभूति था जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। कण्वक वंश की स्थापना किसने की थी। तो कण्वक वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कण्वक वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन यह रिपीट हो गया है। तो आगे चलते हैं। कण्वक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह सुशर्मा था कण्वक वंश का अंतिम शासक। आगे चलते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो यह सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। तो भारत पर जब आक्रमण किया तो विदेशी जो आक्रमणकारी थे, तो सबसे पहले यूनानियों ने किया,
शक, पल्लव और कुषाण ने यह किया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। या आप लोग इसको भी याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आगे चलते हैं। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम सम्राट जो था यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। आप लोग इसको याद रखिएगा। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कौन की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आगे चलते हैं। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक जो बना था यह समुद्रगुप्त बना था। आगे चलते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह चंद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो यह चंद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। आगे चलते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो यह गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये मोहम्मद गौरी के यह शासनकाल के जो सिक्के हैं उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आगे चलते हैं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी। आगे चलते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। यह गुप्त वंश का शासक था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी जो थे यह इस्लाम का शत्रु कहा है अकबर को। आगे चलते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो यह जौनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसे सिराजे हिंद कहा जाता था। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चालुक्य वंश का यह प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय सेकेंड। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो यह पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में
पराजित किया था, जिसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो यह कनिष्क ने आरंभ कराया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह सिकंदर लोदी जो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह गुप्त काल में लिखी पुस्तक है जो कि पंचतंत्र, यह उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। आप लोग इस किताब को, पंचतंत्र के लेखक हैं, यह एक बहुत अच्छी किताब है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। तो यह क्वेश्चन आज के 50 क्वेश्चन थे, हम लोग फटाफट रिवीजन कर लिए। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।